हे गाइस, दिस इज चंदन श्री। आज से हम लोग नया सीरीज पढ़ने वाले हैं। आज से नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। चाहे वो आप किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हों, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्राउन सामान्य ज्ञान आप लूसेंट पढ़े होंगे, ठीक है। लूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़े होंगे, क्राउन भी पढ़े होंगे, तो क्राउन का ये सीरीज चलेगा और लूसेंट का भी सीरीज चलेगा, इसके बाद चलेगा। तो इसको हम लोग ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी है, ठीक है। चाहे इसको पढ़िए या उसको पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करें, ठीक है। तो हम क्राउन सामान्य ज्ञान को सिलेक्ट किए हैं। दोनों बुक बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इसमें थोड़ा सा विस्तार से दिया है, इसलिए इसका सीरीज हम थोड़ा सा अच्छे ढंग से करवाना चाहते हैं कि चलिए इसको हम अच्छा से करवा देते हैं। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये सीरीज में पूरा जैसे क्लास 1 का जितना एपिसोड है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, नागरिक हो, मतलब कि साइंस हो, पहला दिन खड़ा एक पेज, जैसे बात का मतलब ये है, ठीक है। तो ये पूरा खड़ा पेज एक सब्जेक्ट का चलेगा। जैसे हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं तो एक पेज, एक पन्ना बोल सकते हैं उसको, ठीक है। एक पन्ना डेली हम लोग पढ़ेंगे, मतलब एक सब्जेक्ट का। और वैसा वैसा सब्जेक्ट कितना है, 7 हम काउंट किए हैं, तो 7 सब्जेक्ट, तो 7 पेज आपको डेली करना है। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ ओल झोल नहीं करना है, ठीक है। निश्चिंत होकर पढ़ते जाना है, आपका रिजल्ट निश्चिंत होकर आएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्राउन सामान्य ज्ञान, ठीक है। क्राउन सामान्य ज्ञान का जो पहला हम लिए हैं वो है इतिहास से, ठीक है। भारत का इतिहास, देखिए यहाँ पे भारत का इतिहास है। अब देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जो आ रहा है आपके सामने बुक का फॉर्मेट है, ठीक है। उसको भी देखना है साथ में और समझना है, बारीकी तरह से देखते हुए जाना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास से। गौर से सुनिएगा दोस्तों, जो भी बोलेंगे ना गौर से सुनिएगा। कह रहा है भारत का इतिहास मीन्स भारत के बारे में होगा। भारत का इतिहास है तो भारत के ही बारे में रहेगा। प्राचीन भारत का इतिहास मतलब पहले का इतिहास, भारत का जो इतिहास है वो पहले का इतिहास। तो कह रहा है भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान में, मतलब कहने का मतलब क्योंकि वर्तमान में भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है, ठीक है। अतीत से जुड़ी हुई है। अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में अपने अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। इतिहास जानने के लिए स्रोतों की ज़रूरत पड़ती है, सही बात है, जिसके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हम यह पता लगा सकेंगे कि वर्तमान स्थिति से जड़ें, वर्तमान स्थिति से और वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ है। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज एवं संस्कृति का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ था। तो भारत का इतिहास जानने के लिए दोस्तों
इस चैप्टर को हम लोगों को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक से सुनना चाहिए, ठीक है। इसमें जो भी बातें दिया जाएगा और कहा जाएगा वो बहुत पहले का लिया हुआ है, कैसा संस्कृति है, कैसे वो लोग रहते थे, कहाँ से कहाँ तक उनका जीवनचर्या था, सभी का सभी हम लोग इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है 1.1 में आपको बता रहा है क्राउन पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान, कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, सबसे पहले उसका विखंडन कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास का पूर्ण निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है, विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इन स्रोतों का वर्गीकरण दो वर्गों में किया जाता है, दो भागों में किया जाता है। कौन कौन सा है? तो ये साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत है। तो देखिए, स्रोत का दो वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। याद रखिएगा, साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत में दो टाइप से इसका विखंडन किया है। कौन कौन सा है? तो एक है वैदिक संस्कृति, पाली, प्राकृत एवं अन्य साहित्य। ये हो गया एक नंबर। कौन कौन सा एक नंबर में? वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अन्य साहित्य। और दूसरा जो इसका पार्ट है वो है विदेशियों द्वारा विवरण, ठीक है। अब देखिए, स्रोत का ये जो हम लोग पढ़ें क्या है? साहित्यिक स्रोत का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत का। यहाँ पे देखिए, पुरातात्विक स्रोत में है पुरालेख, सिक्के, स्थापत्य, अवशेष, उत्खनन आदि। तो पुरातात्विक स्रोत में सिर्फ और सिर्फ एक विखंडन हुआ है, ठीक है। तो ये जो हम विखंडन पढ़े हैं साहित्यिक स्रोत, इसका हम थोड़ा सा जान लेते हैं व्याख्या के साथ में। इसका जो पूर्ण रूपेण किस प्रकार से है वो जान लेते हैं। अब देखिए, साहित्यिक स्रोत कहता है कि ये ब्रह्म साहित्य से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ब्रह्म साहित्य इसमें आता है और बौद्ध साहित्य आता है और जैन साहित्य आता है, ठीक है। तो जान लेते हैं हम लोग कि बौद्ध साहित्य से पहले हम लोग जानेंगे और जैन ग्रंथ से भी पहले जानेंगे हम लोग ब्राह्मण साहित्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, इसको ध्यान पूर्वक से, जब आप एयरफोन लगाए हों चाहे कुछ भी लगाए हों, आप सुन रहे हैं तो ध्यान पूर्वक से सुनिए और उसको ना थोड़ा सा रियलाइज कीजिए। मतलब उसको ना थोड़ा सा कह लीजिए कि अपने भाषा में कह लीजिए कि उसको टच कीजिए। जो पॉइंट बोला जा रहा है ना, उसको टच कीजिए, देखिए ज़्यादा याद होगा आपको। तो क्या हम बोल रहे हैं? ब्राह्मण साहित्य, सुनिएगा ध्यानपूर्वक से। ब्राह्मण साहित्य ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। मतलब कि ब्राह्मण साहित्य में आते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण। बौद्ध साहित्य में आते हैं दोस्तों विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित, विस्तार, दिव्यावदान, बुद्ध चरित्र को अश्वघोष भी कहते हैं। बुद्ध चरित्र को अश्वघोष भी कहते हैं। अगला है महाविशान, वसुमित्र इसको बोलते हैं महाविशान को। और लास्ट में है जातक आदि।
जितने भी अभी हम नाम लिए हैं बौद्ध साहित्य से आते हैं। बौद्ध साहित्य में क्या क्या आते हैं? तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित, विस्तार, दिव्यावदान, बुद्ध चरित्र, महाभिसान, जातक, ये जो आए हैं बौद्ध साहित्य से। ठीक है। और अगला है जैन ग्रंथ से। तो जैन ग्रंथ में कौन आते हैं? कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, अचारंगा, अचारांग। अब देखिए अचारांग सूत्र तो जैन ग्रंथ में कौन कौन से आते हैं भाई? तो कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, अचारंग सूत्र, ये 3 आते हैं जैन ग्रंथ। तो हम लोगों ने ब्रह्म ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, साहित्य ग्रंथ के बारे में हम लोग जान लिए हैं कि इसमें कौन कौन सा आता है। अब आगे चलते हैं। आगे बुक कह रहा है कि ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत कौन कौन सा है। तो अब देखिए राजतरंगिणी, पृथ्वीराज रासो, हर्ष चरित्र, मुद्रा राक्षस और अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्न वासव दत्ता। तो दोस्तों हम लोग इसका जो विखंडन दिया गया है ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत का, इसका डबल नाम है। तो राजतरंगिणी को हम लोग बोलते हैं क्या? कलहन। पृथ्वीराज रासो को बोलते हैं चंद्रवरदायी। हर्ष चरित्र को बोलते हैं बाणभट्ट। ठीक है। मुद्रा राक्षस को बोलते हैं विशाखा दत्त। अर्थशास्त्र को बोलते हैं कौटिल्य। अर्थशास्त्र को कौटिल्य। अभिज्ञान शाकुंतलम को बोलते हैं कालिदास। स्वप्न वासव दत्ता को बोलते हैं भास। यहाँ पे देखिए, यहाँ भास। राजाओं द्वारा रचित साहित्य कौन कौन सा है? तो हाल सातवाहन, गाथा सप्तशती, महेंद्र वर्मन पल्लव, मत विलास प्रहसन, हर्षवर्धन रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका, यह है हर्षवर्धन का। सोमेश्वर चालुक्य मांसोल्लास, ये राजाओं द्वारा रचित साहित्य है। ठीक है। अगला है साहित्यिक स्रोत ग्रंथ प्रमुख तथ्य। कौन कौन सा है जो प्रमुख तथ्य? तो अब देखिए विचार कीजिएगा, जब हम बोलते हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको देते हैं, विचार कीजिएगा सोच के। साहित्यिक स्रोत ग्रंथ, प्रमुख ग्रंथ और प्रमुख तथ्य कौन कौन सा है उसको हम लोग जानते हैं। तो कलहन की राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है, कौन सी भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिली है सबसे पहले। ठीक है। महावंश व दीपवंश बौद्ध ग्रंथ दक्षिण बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। ठीक है। दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। महावंश और दीपवंश बौद्ध ग्रंथ दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं, याद रखिएगा। ललित विस्तार की रचना नेपाल में हुई थी। कहाँ हुई थी भाई? तो नेपाल में हुई थी। ठीक है। और पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की थी। ठीक है। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। पाणिनि सबसे पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की
रचना की थी। क्या किया था? तो संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना किया था। कौन? तो पाणिनि। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृतांत मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? तो वृतांत मिलता है इसमें सामाजिक जीवन का, मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृतांत मिलता है। किसमें? संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी में। ठीक है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। किस पे आधारित है? ये पूछ सकता है सवाल, किस पे आधारित है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। ठीक है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि वानभट्ट ने हर्ष चरित्र के रूप में की। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना किसने की था? तो हर्ष के दरबारी कवि वानभट्ट ने हर्ष चरित्र के रूप में किया था। वानभट्ट याद रखिएगा, कवि कौन थे? तो वानभट्ट थे। ठीक है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ही थे। चाणक्य या विष्णुगुप्त उनका दूसरा नाम है कौटिल्य। मतलब कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण करती है। मौर्य व्यवस्था या मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण करता है। ठीक है। तो कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौटिल्य को। अगला है दोस्तों कि बागपत्ती ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौड़वह नामक पुस्तक लिखी। देखिए, पॉइंट को समझिएगा। वाकपति ने कन्नौज के राजा, वाकपति ने कहाँ के राजा? तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन। कन्नौज के राजा कौन सा है? तो यशोवर्मन पर आधारित गौड़वह नामक पुस्तक लिखी। आधारित पुस्तक का नाम क्या है? गौड़वह नामक पुस्तक लिखी। बागपति के कन्नौज के राजा। देखिए, इसमें 2-3 क्वेश्चन है। बागपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौड़वह नामक पुस्तक लिखी। कौन सा राजा? तो यशोवर्मन राजा। किसके आधारित पे? तो कौन सा बुक लिखा गया भाई? तो गौड़वाह। किसने लिखा? तो बागपति ने कन्नौज के राजा। देखिए, 3 क्वेश्चन है कि नहीं? तो इसको ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा। हम अपने खुद 2-3 बार रिपीटेशन करेंगे, अच्छा रहेगा तो। ठीक है। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं हैं, उसको भी याद रखना है। जैसे कि हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र, न्यायचंद्र का न्यायचंद्र का हमीर काव्य, पद्मगुप्त का नौशाह सांक चरित्र बड़ा सा अक्षर है, उसको 2 भाग में तोड़ करके पढ़ना है। नौशाह सांक चरित्र, बिल्लाल का भोज प्रबंध यादि। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। तमिल में लिखी राजकीय जीवन चरितों में से नंदी कल्लम बक्कम 3 बार। नंदी कल्लम बक्कम पल्लव शासक नंदीवर्मन III की प्रशस्ति है। अब देखिए, इसमें कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? तो देखिए, तमिल में लिखी राजकीय जीवन चरितों में से तो किस में लिखा गया है? यह देखिए, याद रखिए, किस में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में, तमिल में लिखी गई राजकीय जीवन चरितों में से नंदी कल्लम बक्कम
पल्लव शासक नंदीवर्मन थर्ड की प्रशस्ति है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। विदेशियों द्वारा विवरण, यूनानी लेखक विदेशियों द्वारा विवरण क्या क्या हुआ है, तो विदेश से ये लोग आए हुए हैं, तो यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सबसे पहली बात पॉइंट को याद रखिएगा कि हेरोडोटस जो है उनको इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन है कि कौन सा पुस्तक ये लिखे, तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखे। इतिहास का जो इनको पिता कहा जाता है तो कौन है, तो हेरोडोटस। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा। हिस्टोरिका पुस्तक भी लिखे और हिस्ट्री का इनको पिता भी कहा जाता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है दोस्तों। मेगास्थनीज सैल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। ठीक है, तथा इंडिका की रचना की। अब देखिए, मेगास्थनीज सैल्यूकस के राजदूत के रूप में, देखिए मेगास्थनीज जो है सैल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। ठीक है, कहाँ रहा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। ठीक है, तथा इंडिका की रचना की। मेगास्थनीज जो है इंडिका की रचना किया। यह मूल रूप में अपर्याप्त है, लेकिन इसके उद्धरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। ठीक है, अज्ञात लेखक। एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईस्वी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी लाल सागर का विवरण में दिया है। ये अज्ञात लेखक हैं। ठीक है, एक अज्ञात लेखक। अगला जो है 4 नंबर में टॉलमी है दोस्तों। टॉलमी का जियोग्राफी प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है। जो टॉलमी उसके बारे में हम लोग जानते हैं तो हमें याद आता है कि प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है भाई टॉलमी। तो टॉलमी की जियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला है रोमन लेखक कौन है, तो रोमन लेखक का पहला है प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है। ठीक है, व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है। कौन? प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच, कहाँ के बीच? भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देता है। ठीक है, चीनी विवरण। चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। चीनी विवरण, चीनी पर्यटक। ठीक है, बौद्ध धर्म के अध्ययन या बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने के लिए आते थे। पहला कौन आए थे भाई? चीनी विवरण। तो आया था फाहियान। यह चंद्रगुप्त द्वितीय
गुप्त शासक के शासन काल में भारत आया 5वीं सदी के आरंभ में। अब देखिए ये जो पॉइंट है इसको समझिए। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। कौन? तो फाहियान आया था। और देखिए उसने फू को की रचना की। किसकी रचना की? तो फू को की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कौन था? तो फाहियान आया था। कहाँ के ये है भाई? है चीनी पर्यटक है। ठीक है, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था भारत 5वीं सदी में। ठीक है, उसने फू को की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। किस पे प्रकाश डाला? तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पे। कौन? तो फाहियान। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि हम इतना धीरे धीरे आप ही के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अगला है, पहला तो था वो, पहला कौन था? फाहियान। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका हेनसांग है दूसरा। हेनसांग युआन च्वांग। हेनसांग का दूसरा नाम है युआन च्वांग। यह हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में भारत आया। 629 ईस्वी में भारत आया और CU की देखिए नाम ऐसा गजब का है ना, CSIUYUKI की रचना की। कौन? तो हेनसांग। ठीक है, वाटर्स के अनुसार वह भारत को इनटू नाम देता है। इनटू नाम देता है। हेनसांग के मित्र वेली ने हेनसांग की जीवनी लिखी। हेनसांग का जो जीवनी लिखा, उसी का दोस्त, उसी का मित्र वीली। ठीक है, इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म रीति रिवाज में समाज का वर्णन किया है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इति संग यह 7वीं शताब्दी में भारत आया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया। कौन? तो इति संग थर्ड में है इति संग। अब अरबी लेखक, यूनानी लेखक हो गया। यूनानी लेखक हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग देखें रोमन लेखक भी हो गया। तो रोमन लेखक में हम लोग जाने कि चीनी के लोग आते थे। ठीक है, उनके बारे में हम लोग जाने अच्छी तरह से। अब अगला जो है अरबी लेखक है। अरबी लेखक है सुलेमान। सबसे पहला जो है सुलेमान, यह 9वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था? तो 9वीं शताब्दी में। ठीक है, 9वीं शताब्दी में भारत आया था तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। कौन? सुलेमान। कब आया था? तो उन्हें 9वीं शताब्दी में भारत आया था, 9वीं शताब्दी में। ठीक है, दूसरा है अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की
दशा का वर्णन किया गया है। ठीक है, भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया है। अल रूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। महमूद गजनवी का क्या था? महमूद गजनवी का समकालीन था। कौन? अल रूनी। और तहकीक ये हिंद, किताब उल हिंद की रचना की। मतलब कि तहकीक ये हिंद बोलिए या किताब उल हिंद बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही शब्द है। तो अल रूनी ने तहकीक ये हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन है। भारत के निवासियों की दशा का वर्णन है। ठीक है, इन लेखकों के अतिरिक्त, ये सब जो लेखक हैं, इनके अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ के ग्रंथों कंगयूर तथा तंगयूर में से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। तो तिब्बती बौद्ध लेखक कौन थे? तो तारानाथ। ठीक है, 12वीं शताब्दी में ये आए थे। और तारानाथ के ग्रंथों कंगयूर तथा तंगयूर, तारानाथ के जो ग्रंथ है कौन कौन से हैं? तो कंगयूर हैं और तंगयूर हैं, से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला है पॉइंट पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण आदि आते हैं जी। इतना जो सारा जो बात अभी बोले हैं वो किस में आता है? तब पुरातात्विक स्रोत में। कौन कौन सा? पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण आदि आते हैं। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। किसको? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। ठीक है, कुछ शब्दावली हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लेख मुहर, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पत्रों पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को मीन्स एपिग्राफी, पुरालेख शास्त्र को एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो एपिग्राफी किसको कहते हैं? तो अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख जो लिखा गया है उसका जो अध्ययन करता है उसी को बोलते हैं एपिग्राफी। पेलियोग्राफी किसको बोलते हैं? तो अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो पेलियोग्राफी जान गए हैं हम लोग, एपिग्राफी जान गए, अभिलेख जान गए। तो ये इतिहास का पार्ट था और अगले पार्ट देखने के लिए वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन खुल के आ जाएगा सामने। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में एक पन्ना रीडिंग में आपका बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन मैंने दिया और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जिस भी किसी का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले कड़ी में मिलते हैं। जय हिंद।